हेलो रॉकस्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इंक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। क्या सभी स्टूडेंट आ चुके हैं भैया? सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे। जो नहीं आए वो जल्दी आ जाइए, क्योंकि भैया 9 बजे क्लास रखी गई थी एग्जैक्टली। और इसलिए रखी गई थी कि सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हो जाए। प्रियांशी आ गई है, वर्षा आ गई है, गुंजन आ चुकी है, रानी आ चुकी है। सुहानी की फुर्ती तो आती नहीं है। रामलीला देखेंगे तब फुर्सत मिलेगी ना सर। रामलीला पहले देखेंगे। डाली, प्रियांशी और कौन भी हमको निकालो, बुलबुल। नितिन तो आता नहीं, नितिन भी नहीं आता है। खुद सालस कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भविष्य तुम्हें बनाना है, मुझे थोड़ी बनाना है। भविष्य बैठे होगा बुलबुल के पास। कौन सी बड़ी बात है इसमें? तो और सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। और कौन कौन है भैया? मुस्कान आ चुकी होगी। और कौन है भैया? ऊपर निकालना है इनको यार, थोड़ा सा करना ऊपर। नाम भूल जाता हूं मैं यार, कौन कौन स्टूडेंट है। चलो जो भी आए हैं आप सभी का। कोमल आ चुकी होगी, आई एम ईशू जी भी आ चुके होंगे, और शिवानी शारदा स्कूल भी आ चुकी होगी। कोई बड़ी बात नहीं है। तो हेलो स्टार्स, पुराना सारा रिवाइज करके आए हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। पुराना सारा रिवाइज करके आए हैं या नहीं आए हैं? सोनिया भी आ चुकी होगी, प्रियंका आ चुकी होगी। नहीं आई है प्रियंका, लेट आती है सर, बहुत आलसी है। ठीक है, तो भैया जल्दी जल्दी कमेंट करो। पुराना सारा रिवाइज कौन कौन करके आया है, कहाँ करके आया है? टाइम मिला नहीं इतना मिल सर। पूरी खाई है आज, थोड़ा नशा है दिमाग पे तेल का। भैया कम खाते ना, बोल गया हूं तुम्हें पहले ही कि तेली चीज कम खाना, इससे नींद कम आएगी तुम्हें। एग्जैक्टली मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था। मुझे पता है कि आज अष्टमी है, और अष्टमी पर तुम्हें भैया तेल का कोई चीज बनी होगी और तुमने खाई होगी। भाई मैं बोल रहा हूँ तो तेली चीज होती है, क्या करती है? नशा करती है। पुराना सारा रिवाइज करके आया है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्लास कितनी लंबी होगी भैया? 5 घंटे तक भी जा सकती है क्लास। सर 5 घंटे कैसे जाएगी सर? टुकड़ों में मिलेगी क्लास आज। मतलब या तो भी 9 से 11:30 बजे, 9 से 11:30 बजे तक तो ये मिल जाएगी। फिर 15 मिनट का गैप गैप होगा। 15 मिनट के बाद फिर आपकी क्लास होगी 2-1 घंटे की। तो ऐसे मिलेगा। तो ठीक है भैया, मान लो अगर वो लगा कि आप सो रहे हैं, आपको नींद आ रही है, तो फिर वो जो 15 मिनट के बाद है ना, क्लास को अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। मतलब कल सुबह कर लेंगे फिर, है ना। तो आप टेंशन मत लिया करो। अब आया भैया धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु आया है, और हर बार पढ़ाया है। और हर बार क्या पढ़ाया है सर? तो निकाल तो लो, धातु एवं अधातु भी बताते हैं क्या है। अब हम देख रहे हैं धातु। भैया ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सॉरी सॉरी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए एग्जैक्टली, आपके नोट्स में ऐसा लिखा होना चाहिए। एग्जैक्टली बता रहा हूं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। लाइव क्लास का अपने आप में मजा है। हाँ, और इस वक्त हमारे पास सबसे सिंसियर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मानसी, और मानसी का तो नाम ही ना लिया, मैं भूल गया है, सॉरी। मानसी सबसे सिंसियर स्टूडेंट, डेली क्लास अटेंड करती है। रानी डेली क्लास अटेंड करती है। बुलबुल, डाली, प्रियांशी, मुस्कान, और कौन कौन है सारे स्टूडेंट, मतलब जो ऐसे हैं, जो 10 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट ऐसे हैं तो डेली क्लास अटेंड करते हैं। उन्हें कभी इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी है कहने की कि आप क्लास को बीच में मत छोड़िए। तो एग्जैक्टली बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। वही कह रहा हूँ कि क्लास में से बीच में से मत चले जाना। कान के नीचे लगाएंगे ना, सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। इसका मतलब यह होता है, कमेंट बॉक्स देखूंगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने किया है नहीं किया, तुमने क्लास अटेंड। हाँ, तो ऐसा तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल बताते हैं भैया। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 है, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 है, और कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 है। अब यही एग्जाम्पल क्यों लिया? तो मुझे पता है कि धातु क्या है।
अब आपको थोड़ी पता कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, कुछ को पता होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। अब अष्टक नियम से डाली बताएगी क्या आएगा। अष्टक नियम से बताओ डाली क्या आएगा। बुलबुल, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? जितना पूछूंगा उतना जवाब देना है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे स्टूडेंट। फिर वापस कह रहा हूं किसी का स्पेशली नाम नहीं लिया। अरे कैसा मास्टर है यार, पहले स्पेशली नाम ले लेता है फिर बोलता है किसी का स्पेशली नाम नहीं लिया। अब सबका बोल रहा हूं मैं यार ये तुम्हारे संसर की खासियत है सर। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सोडियम में पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एग्जैक्टली 2 आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरी में अभी हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। अब 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। और हमारे पास तीसरी कक्षा में भी 8 2 8 8 18 18 32 32। हमने देखा दूसरी तीसरी कक्षा में क्या आना चाहिए भैया? 8 आना चाहिए, पर हमारे पास बचा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन। पर अब मुस्कान कमेंट करे या कोई भी कमेंट करे जिसको भी आता है वो ये बताए कि हमें 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए। वो ये बताए कि हमें 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए। बताओ जल्दी जल्दी। 7 क्या चाहिए? 7 चाहिए। 7 हमें कोई देगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं भैया? 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं, तो ये प्लस का 1, इसीलिए सोडियम पर प्लस का 1 आयन होता है और ये इसलिए धातु है। हमने देखा पोटेशियम का आपका होमवर्क है, कैल्शियम का आपका होमवर्क है, और सारे स्टूडेंट होमवर्क सेंड करेंगे, आपको होमवर्क देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम अब ये मान लीजिए हम एक स्कूल में ही पढ़ रहे हैं जहां पर हमारी कोई फीस नहीं लग रही है, वरना पूछो तो कुछ नमूने बैठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ नमूने बैठे हुए, उनसे पूछो तो जरा कितनी फीस दे रहे हैं वो स्कूल में, और क्या उनको ऐसा पढ़ाया जा रहा है? क्या उनको ऐसा पढ़ाया जा रहा है क्या? हाँ, गुरुजी से बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी रात को 11 बजे 9 बजे कौन बोलेगा गुरुजी से बात? मम्मी थी। ठीक है, तो भैया एक चीज यहाँ बताऊं मैं आपको, क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पर +1 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा। जब आपका +1 आए तो वो सही आंसर है, +2 आए तो फिर सही आंसर है। ठीक है, अब अधातु, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी है ये। अब कुछ स्टूडेंट को पता है कि हमें नींद क्यों आती है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाती है, इसलिए नींद आती है। अबे नमूनो, तरबूज में से निकले रहे बीज हो तुम, किसने बोला तुमसे ये बात? फिर सुबह उठे तो कौन सी ऑक्सीजन आ गई थी भैया? कहां से ऑक्सीजन लेके आए थे बताओ? और मान भी लेते हैं बात, तो सबसे बेकार बात तो अधातु कहलाते हैं। रिमांड पे चल रहे हैं, बिल्कुल रिमांड पे चल रहे हैं, आज सबको रिमांड पे लेना है। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सर क्लोरीन, सर क्लोरीन धातु नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर नाइट्रोजन, और सर हाइड्रोजन भी तो गैस है, गैस है पर उसके पास तो प्लस आयन है सर, वो कैसे? भैया अपवाद है, अपवाद का मैं कुछ नहीं कर सकता ना। और है आपका फ्लोरीन, 9 है, 7 है और ये 17 है। पहली कक्षा में कितना आएगा? 2, दूसरी में 8, 8 और 2 10 हो गए, बचे 10 है, 7 है, तो 7 लिख दिया।
मतलब अब इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो ये करता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अब नाइट्रोजन की बारी, कौन ठोकता है यार ये, नाइट्रोजन की बारी, 2 और ये 5 पूरा करने के लिए 8 को चाहिए इसको 3, तब ये 8 पूरा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है 2 और ये 7, पूरा करने के लिए 1 चाहिए इसको, पूरा करने के लिए कितना चाहिए इसको, 1 चाहिए, 8 पूरा करने के लिए तो माइनस का ये 1। तो तुम देख रहे हो सारे उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, सारे उसमें क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, वहां पर दान हो रहे हैं। तो ये धातु और अधातु है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, धातुएं क्या होती है, सामान्यतः कठोर होती है। अधातुएं द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वे नरम होती है भैया। अब आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 45 पर देखिएगा। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। भैया मरकरी, पारा। कैसे सर, एग्जाम, अब भैया हम गए डॉक्टर के पास, थर्मामीटर में लगा होता है मरकरी, पारा लगा होता है, और डॉक्टर ने हमारे मुंह में रख दिया, और मुंह में लगने से क्या हुआ, मरकरी पारा, अगर हमें बुखार है तो वो ऊपर उठ गया, मतलब ऊष्मा का सुचालक है। एग्जैक्टली जब हमने ऊष्मा दी तो पारा ऊपर उठा, मतलब हमारे शरीर ने ऊष्मा दी भैया, हमें लगा गर्म उसको, तो ऊपर उठ गया। इसका मतलब ये है कि मरकरी तो धातु तो है, पर ऊष्मा का सुचालक है, और जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं वो धातु होती है। एग्जैक्टली तो मरकरी क्या है, कमरे के ताप पर द्रव है, तो ये मरकरी है। क्या है भैया, मरकरी है। चाकू से आसानी से काट सकते हैं तो वो सोडियम है। क्या भैया, सोडियम है। यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ कुछ भी। अब ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर और, कौन सी, सिल्वर और कॉपर। एग्जैक्टली यही आंसर है, हाँ, सिल्वर और कॉपर। कैसे सर, भैया हमने चीज देखी, सिल्वर मतलब Ag, और हमने सिल्वर के तार देखे हैं। अगर ये भी नहीं देखते, तांबे के तार तो देखे होंगे, तो हमने घर पे तांबे के तार बनाए जाते हैं जो सबसे अच्छे ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मतलब हमने देखा होगा, कभी कभी हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो तांबे के तारों में एक आता था, क्या मतलब वो होता है यार, हम तो, तुमने नहीं देखा होगा, अब तुम बहने हो तो तुम्हें क्या पता है इस बात, मैंने देखा है नया, मैंने फील किया है। तांबा का तार होता था, उसमें उसमें क्या होता था कि वो तांबा का तार है ना, अधिक स्पीड से गर्म होता था, हाँ, एल्यूमिनियम के तार की अपेक्षा। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन हो गया, कॉपर हो गया। अगर आप सिल्वर को भी गर्म करेंगे तो वो भी अधिक तरीके से गर्म होगा। तो ये ऊष्मा के सबसे अधिक चालक कौन से हैं, ऊष्मा की सबसे अच्छा चालक कौन सी है भैया, कॉपर और Ag। ऊष्मा की सबसे अच्छा चालक कौन है, कॉपर और Ag। ऊष्मा की कुचालक कौन होती है, अब ये तो आपको पता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, पढ़ाया है मैंने ये तो वाला, तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। ऊष्मा की कुचालक है, सॉरी मैंने गलत बता दिया था क्या रोल, लेड। एग्जैक्टली लेड। ऊष्मा की कुचालक कौन है भैया, लेड, लिख लेना उसके आगे। ऊष्मा की कुचालक कौन है, लेड, यानी Pb। काशी गए संत प्रभु, तो लेड आएगा। क्या आएगा, लेड। लिख लो भैया जल्दी जल्दी, लिखना हो तो। अब धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। ठीक है भैया, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और बहुत सारा देखो, पेपर तो आपके हिसाब से ही आएगा,
पेपर कोई टफ नहीं आएगा, जो पढ़ाया है वही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बशर्ते आप एक डिसिप्लिन वे में क्लास को देखेंगे तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि मैंने पेपर ऐसे नहीं बनाया है, मैंने PYQs लिए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपके उसमें आते हैं, प्लस NCERT ली है, प्लस परीक्षा अध्ययन ली है। परीक्षा अध्ययन तो आपके टीचर को पता है, आपके सर को पता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में आपके, तो उसी हिसाब से पेपर को बनाया है। डिजाइन करने वाला मैं हूँ, पेपर बनाने वाला मैं हूँ, पेपर लेने वाला मैं हूँ, नंबर देने वाला भी मैं ही हूँ। सर आप ऑनलाइन में इतने बच्चों का होमवर्क, इतने बच्चों का जो क्या है पेपर कैसे चेक करेंगे? वो मेरी समस्या है कि मैं कैसे चेक करूंगा, बट नंबर में कोई भी झोल नहीं करेगा। नंबर में समझ करना कि सर कम क्यों दिए, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों कम दिए हैं, उसमें मैं कारण लिख लूंगा। और मतलब आप चाहेंगे कि आप बोलेंगे कि सर एक काम करो सर, आप हमारे ग्रुप में नंबर सेंड मत करो, तो मैं नहीं करूंगा, सभी स्टूडेंट की सहमति होगी तो। पर मैं आपको आपकी गलती से रूबरू जरूर कराऊंगा कि हाँ आपने यह गलती करी है, बोर्ड एग्जाम में आपको यह गलती नहीं करनी है। और हम क्या करेंगे, आपको ही सीधे नंबर भेजेंगे। हमारा सिस्टम ये रहेगा, पेपर की गाइडलाइंस भी देख लो भैया। पेपर की गाइडलाइंस क्या होगी, पेपर होगा आपका शाम को 7 बजे से 10 बजे तक एग्जैक्टली। पेपर होगा शाम को 7 बजे से 10 बजे तक। पेपर आएगा ग्रुप में, बिल्कुल PDF के फॉर्म में आएगा, ग्रुप में आएगा, पर उसमें लगे होंगे पासवर्ड। क्या लगे होंगे भैया? पासवर्ड। अगर कोई स्टूडेंट को यह पासवर्ड पूछना है तो वह मेरे पास मतलब 15 मिनट पहले ही आपके पास पेपर आ जाएगा, टाइम से 15 मिनट पहले। 6:45 पर, शाम को 6:45 पर आपके पास पेपर आ जाएगा। ठीक है, अब आप होनेस्टी रखेंगे इस बात की, मुझे पूरी 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 पूरा पूरा विश्वास है, एग्जैक्टली पूरा पूरा विश्वास है। पर 6:45 पर आपके पास पेपर आ जाएगा ग्रुप में, एग्जैक्टली क्लास कोई भी नहीं होगी उस दिन। ग्रुप में 6:45 पर आपके पास पेपर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर, 15 मिनट में मैं आप मेरे पास मैसेज करेंगे पर्सनली हर स्टूडेंट, और मुझसे पूछेगा पासवर्ड, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कौन कौन स्टूडेंट पेपर दे रहा है नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी ईमानदारी तो उसके साथ है ना सर। फिर क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है ना कि मैं हर स्टूडेंट की 95 बनाना चाहता हूँ। फिर क्या होगा सर, फिर आप 7 बजे से ईमानदारी से बिना दूसरा ऐप खोले, वो डॉक्यूमेंट ही खोलेंगे बस। डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद आप ईमानदारी से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सर इतनी देर स्क्रीन नहीं चलती तो भैया एक काम करना, मोबाइल के सेटिंग में जाना और वहां पर डिस्प्ले एक होता है और स्क्रीन टाइम होता है, स्क्रीन टाइम उस पर जाना और उसे 30 मिनट का कर लेना बस एक दिन के लिए। 30 मिनट का कर, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली। मैं चाहता हूँ यार कि हर चीज में आपको क्लियर करके बताऊं और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। तो सेटिंग में गए, डिस्प्ले में गए, स्क्रीन टाइम में गए, 30 मिनट कर लिया, और 7 बजे से आप देंगे पेपर 10 बजे तक। फिर इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद ये होगा सर कि आपका पेपर 10:15 तक सबमिट हो जाना चाहिए। 10 बजे तक आपका टाइम है, 10 बजे के 15 मिनट, क्योंकि आप फोटो वोटो लेंगे तो भैया 10:15 तक आपका पेपर सबमिट हो जाना चाहिए। सबमिट पेपर हो गया तो ही मान्य होगा कि आपने पेपर दिया है, अन्यथा आपका पेपर रिवर मतलब वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब आपको कोई परिणाम नहीं मिलेंगे, मैं चेक नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपसे बात खत्म। 12th क्लास ने ऐसा ही किया, पूरा टेस्ट दिया था उन लोगों को, लेकिन उन्होंने फिर क्या करा, बस 2 ही लोगों ने वापस टेस्ट सेंड किए, वो आपसे सीनियर है लेकिन उनमें कोई गुणधर्म नहीं है इस चीज का। तो 10:15 पर आपको सबमिट करना है, 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा, पासवर्ड रहेगा उसमें। पासवर्ड में आप मेरे से पर्सनली मैसेज करके पासवर्ड पूछेंगे, सर पासवर्ड क्या है, फिर आप उसे ओपन करेंगे 7 बजे। पासवर्ड भी तभी डालना है,
आप मेरे पास मैसेज कर देंगे आप, फिर मैं अपने हिसाब से ही, मैं मुझे पता है कौन से मिनट पर आपको पासवर्ड देना है। एग्जैक्टली आपका टीचर आपके लिए बहुत सोचता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर पाबंदियां लगानी होगी, नियम लगाने होंगे, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो नियम तो लगेंगे दोस्त, नियम तो लगेंगे, पर नियमों का पालन हम करते हैं। हम किसी तरह ये नहीं कहते कि गुजरात से टीचर आएंगे, अहमदाबाद से टीचर आएंगे, ये होगा वो होगा। हम वो टीचर कहाँ हैं? हम तो वो टीचर है जो कहते हैं और करते हैं। एग्जैक्टली तो 15 मिनट 6:45 पर पासवर्ड है, 7 बजे आपका पेपर हो जाएगा स्टार्टिंग, 10 बजे तक आप पेपर देंगे, 6:15 पर आपको सबमिट कराना है। 6:15 के बाद आपका कोई भी एक भी पेज आपका सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन रेडी है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, कौन कौन रेडी है भैया? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसमें और भी करेक्शन करने की कोशिश करूंगा। और सिलेबस तो मेरे कराने की जवाबदारी है ना, रिवीजन मैं करवाऊंगा, मैं करवा रहा हूं, मैं खड़ा हूं आपके साथ, और जहां हम खड़े हो जाते हैं वहां टेंशन नहीं आती है, वहां पर सॉल्यूशन आता है प्रॉब्लम का। जल्दी जल्दी बताओ भैया, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहो। तो हम पढ़ रहे हैं धातुएं ऑक्सीजन के साथ का वायु में दहन करने से क्या होता है। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? अब भैया धातु ले लो, क्या ले लो भैया? हम जानते हैं, उत्तर ले, मैं तो बस डायरेक्ट हेडिंग करवा रहा हूं, ऐसा है देखो, धातुएं ऑक्सीजन के साथ, मतलब वायु में दहन कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ उपस्थिति करवा रहे हैं, मतलब वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। वायु की उपस्थिति में धात्विक ऑक्साइड बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या करती है सर? धात्विक ऑक्साइड बनाती है। एग्जैक्टली सही है, धात्विक ऑक्साइड बना दिया। धातु ऑक्सीजन के साथ वायु की उपस्थिति में धात्विक ऑक्साइड बनाती है। सर कैसे? एग्जाम्पल समझा रहा हूं भैया। मैंने ले लिया सोडियम, मैंने ले लिया कैल्शियम, और मैंने ले लिया मैग्नीशियम। धातु है, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन दान कर रही है, तो ये धातु है, और जो भी इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वो धातु कहलाती है, इसमें कोई शक बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्रिया किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से करा रहे हैं, वायु की उपस्थिति है, तो मैंने एयर लिख दिया। इसमें भी कर लो ऐसा ही, और इसमें भी कर लो ऐसा ही। अब बताओ मुझे तुम कि सोडियम के पास कितने आयन हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो। आयन पूछा है मतलब प्लस और माइनस की कहानी पूछी है। जल्दी जल्दी बताओ सोडियम के पास कितने आयन हैं? जल्दी जल्दी बताओ भैया। एग्जैक्टली एक ही है। हाँ, अब हमने रासायनिक समीकरण में संतुलित में पढ़ाया था, मैंने तुमको पॉइंट लिखवाए थे कि आयनों का बैलेंस करते हैं, तो आयनों का बैलेंस करते हैं, तो हमने देखा प्लस का ये एक है, क्या भैया? ये प्लस का एक। और मैंने तुमको बताया था कि एक ऑक्सीजन के पास माइनस का 2 है, तो 2 ऑक्सीजन के पास कितना होगा? माइनस का 4। तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास कितना है? माइनस का 4 है। अब प्लस 1 माइनस 4 मतलब 3 कम है, क्योंकि हमें पता है आयनों का बैलेंस जितने प्लस उतने ही माइनस, जितने ही प्लस उतने ही क्या है सर? माइनस है, जितने ही प्लस उतने ही माइनस होना चाहिए। एग्जैक्टली अब हमने बोला कि प्लस 1 को 4 करने के लिए क्या करेंगे? जल्दी जल्दी कमेंट करो। प्लस 1 को 4 करने के लिए क्या करेंगे बताओ?
जल्दी जल्दी बताओ। प्लस एक को चार करने के लिए क्या करेंगे, चार लगाएंगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड, क्या बात है, तो चार लगा दिया। तो अब प्लस एक, अब क्यों लगाया सर, प्लस एक का मल्टीप्लाई चार में करोगे तो क्या आएगा गुरु, चार ही आएगा ना, है ना मानसी। मानसी समझ में आया। सबसे अच्छी चीज है कि आज मैथ का, सबसे अच्छी चीज क्या, हर बार आता है उसका होमवर्क। तो मैथ का होमवर्क सबसे पहले मानसी ने सेंड किया, फिर मुझे पता चला कि ये होमवर्क दिया है मैथ में, तो मैंने होमवर्क का ग्रुप में सेंड करा। क्या क्या हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो चार हुआ, मतलब आयन बराबर हो गए, मतलब आयन बराबर हो गए। और जब आयन बराबर हो जाते हैं तो तत्व यौगिक बनाने में कोई छेड़खानी नहीं करते, नंबर्स की छेड़खानी नहीं करते, ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, ये NaO। यही संतुलित समीकरण का नियम है कि हमने पहले आयन बैलेंस किया, आयन बैलेंस तब कर देते हैं, तब क्या होता है, तत्वों को ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। फिर हमने देखा वहां पर सोडियम चार है, वहां पर सोडियम क्या है सर, चार है, और यहां पर ऑक्सीजन दो है, यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, दो है, और यहां पर ऑक्सीजन एक है। मतलब सर एक चीज तो हमें पता चल रही है कि धात्विक ऑक्साइड तो बनेगा, अब भी क्या है सर, धात्विक ऑक्साइड तो बनेगा, पर कैसे, पर कैसे, क्योंकि हमें ये बात पता है दोस्त, हर बार समझाई है। ये एन है, इसके पास कितना है, प्लस का एक है, इसके पास कितना है, माइनस का दो है, ठीक है। प्लस का एक है और माइनस का दो, जब इधर आयन बैलेंस कर लिए तो इधर भी आयन बैलेंस करो ना। जब तुमने इधर भी आयन बैलेंस किए हैं तो इधर भी आयन बैलेंस करोगे, तो तुम्हें पता है कि अब माइनस का दो, उधर प्लस का एक, तो हमने, हाँ ये बात सत्य है, जब हमने अभिकारक में आयनों का बैलेंस कर लिया है, ये मामला खत्म हो गया है। मैं बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं, ऐसे समझा रहा हूं जैसे बिल्कुल क्लास पुरानी चल रही होगी, समझ के पूरा जाएंगे। जब इधर भी हमने आयन बैलेंस किए हैं तो इधर भी आयन का हम बैलेंस करते हैं। अब भैया इसके पास कितना है, प्लस का एक, और इसके पास कितना है, माइनस का दो। अब प्लस का एक को हम मल्टीप्लाई दो में करेंगे तो क्या होगा सर, दो आएगा। तो अब मैं आगे नहीं लगा सकता, अगर मैं आगे लगाऊंगा तो पूरा मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में हो जाएगा और पूरा मामला गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या लगाया, उसके पाँव में लगाया दो, तो ये प्लस का दो हो गया। क्या गया सर, ये प्लस का दो, प्लस का दो हो गया। अब हमारे पास तो यहाँ पे सोडियम चार है, मतलब इधर भी आयन बैलेंस हो गए और इधर भी आयन बैलेंस हो गए। बहुत तेज उष्मा मिलती है यहाँ पे, खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अब हमने देखा यहाँ पे चार है, यहाँ पर दो है, तो दो को चार करने के लिए दो लगाना पड़ेगा, दो लगा दिया। दो लगाने से ऑक्सीजन कितने हो गए, दो हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए सर, दो हो गए। तो हमने देखा यहाँ पे दो ही ऑक्सीजन है, मतलब बराबर हो गया। अब ये आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है। आयनों का बैलेंस करेंगे, फिर तत्वों की संख्या लिखकर भेजेंगे, और आज ही रात को ही होमवर्क भेजना है। मैं तो देखूंगा भैया, तुम्हें तुम्हारा भैया तुम्हारे लिए आधी रात को भी खड़ा है, 2:30 बजे रात को भी खड़ा है, और 3 बजे रात को भी खड़ा, यहाँ पे खड़ा नहीं है, मतलब बैठ के होमवर्क चेक करूंगा भैया। बड़े मजाकी हैं सर आप, मजाकी नहीं हूं सर, मैं तो ऐसे मजाक कर लेता हूँ बस। अब भैया एल्यूमिनियम का और समझ लेते हैं। यार मेरे को दिक्कत है थोड़ी सी, 1 मिनट में आया है ना।
होमवर्क ले रहा हूँ एल्यूमिनियम का, तो मैं कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद समझा रहा हूं और मैं बता रहा हूं भैया, एल्यूमिनियम किससे अभिक्रिया करते हैं, इसकी ऑक्सीजन से करते हैं, तो बनेगा तो ऑक्साइड ही। पर अब इस बार हम क्या करें सर, बैलेंस कर लें। क्या करें सर, इसको बैलेंस कर ले, ठीक है सर। इसके पास प्लस का 3 है और इसके पास माइनस का 4 है, और अभी तो कहानी समझाई थी कि एक ऑक्सीजन के पास -2 है, तो दो ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, -4 होंगे। कितने होंगे, -4 होंगे। तो -4 तो हो गए, हमें तो उनसे ही मतलब था, तो हमने वो कर लिया है। अब अब भैया हमने करा, यहाँ पे बराबर नहीं है सर, यहाँ पर बराबर नहीं है, क्योंकि इसके पास -4 है और इसके पास प्लस का 3 है। तो एक काम करिए ना सर, इसको बैलेंस करवा दीजिए, क्योंकि हमें तो आयनों का भी बैलेंस करना है। एग्जैक्टली हमें तो आयनों का भी बैलेंस करना है। तो ठीक है भैया, हमें ये पता है कि बनेगा तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन तो आएगा आएगा, मतलब एल्यूमिनियम भी आएगा और ऑक्सीजन भी आएगा आएगा। तो हमने क्या करा सर, यहाँ पर एल्यूमिनियम लिख लिया और ये ऑक्सीजन लिख लिया। बिल्कुल ध्यान से सुनो, जब तुम चीजों को ध्यान से सुनोगे ना, तो कोई भी चीज तुमसे बाहर नहीं होगी। तुम इतना तो ऑफलाइन में भी ध्यान से नहीं देख पाते। अगर मैं ऑफलाइन में होता तो इसी चीज को मैं 10 बार बताता, और फिर भी वो नमूनों की तरह बार बाद में भूल जाते। तुम्हारे दिमाग में हर बात जा रही है, तुम इंस्टाग्राम की हर रील्स को ध्यान रखते हो कि किसी की मुस्कुराहट का तमाशा हम भी देखेंगे। तो भैया मुस्कुराहट का तमाशा नहीं देखना है। यही बात अगर आप याद रखेंगे अपने दिमाग में, थोड़ा सा रील्स से बाहर आइए, हाथ जोड़ के निवेदन है। अभी इंस्टाग्राम चलाने का वक्त नहीं है, आपके पास नहीं होना चाहिए वक्त। जब 95 बनाना है तो आपका टीचर आपके लिए 24 घंटे लगा हुआ है ना, तो आपको कम से कम 18 घंटे लगना है, क्योंकि 6 घंटे आपके सोने के। टीचर को बनानी थोड़ी 95, आपको बनानी है भैया। तो जब लड़ाई लड़ते हैं ना, तो लड़ाई लड़ने वाले ये नहीं सोचते कि हमारा टाइम किस में नहीं जा रहा है, ये सोचते हैं कि हमारा टाइम कहाँ पर फालतू खर्च हो रहा है, हम उसको रोके। पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता पढ़ाई का। मैं नहीं बनाया, आज तक बनाया था, पर यही सोचो कि हमारा टाइम कहाँ खर्च हो रहा है फालतू, उसको हम रोकें। जब वो टाइम आपका फालतू खर्च आप रोकेंगे ना, टाइम टेबल आपके अनुसार ही बन जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा। सर पढ़ाई की आदत किसी डाले, पढ़ाई की आदत डालने के लिए कोई नया नमूना नहीं है। आप खुद को कमरे में बंद कर लीजिए 21 दिनों तक, और आप 21 दिन छोड़िए, मैं 10 दिन की गारंटी दे रहा हूँ। 10 दिन तक लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए। 10 दिन तक सिर्फ आप यही सोचिए कि मुझे सिर्फ पढ़ना है। 11वें दिन आपकी अपने आप ही आदत बन जाएगी पढ़ने की, और हाथ में बहुत खुजली हो रही है, और जब भी मेरे हाथ में खुजली होती है ना, किसी में पड़ती है भैया, पड़ गई। तो वही चीज समझा रहा हूं कि एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, दोनों सब सोते कहाँ है। कब सोए थे लास्ट बार, वर्षों पहले। तो एल्यूमिनियम है। अब इसके पास तो प्लस का 3 और इसके पास -2। और मैं अब बोलूंगा कि भैया ये विषम संख्या और ये सम संख्या है। अब मानसी कमेंट करेगी कि विषम संख्या को सम संख्या में लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे। विषम संख्या मानसी नहीं, बुलबुल कमेंट करेगी, मानसी भी करेगी, दोनों कमेंट करेगी। सम संख्या को विषम संख्या को सम संख्या में लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ भैया, और पढ़ना है अभी आगे। और एनर्जेटिक है आज का आपका टीचर, क्योंकि स्कूल नहीं गए थे तो दिमाग खराब नहीं हुआ है बिल्कुल भी। एग्जैक्टली और स्कूल को तो बहुत गैप करेंगे अब, बस हो गया अब। हाँ, जितना देना था दे दिया टाइम, ठीक है। बनाना हमारे स्टूडेंट को है, 95 तो इनको बनाऊंगा, बनवाऊंगा मैं, 95 तो इनकी बनवानी भैया। सर हम अलग से आए हैं क्या, नहीं आए, कह तो रहा हूँ, इसलिए यहीं पढ़ लो यार थोड़ा बहुत। यहाँ कौन सा पैसा लग रहा है तुम्हारा, एक नेट ही तो लग रहा है। तो भैया 2 का मल्टीप्लाई करेंगे,
2 का मल्टीप्लाई करने से प्लस का 3 क्या हुआ, प्लस के 6 में आ गया, और 6 क्या है, सम संख्या है ना प्रियांशी? हाँ प्रियांशी, समझ में आ रहा है यहाँ तक का कि विषम संख्या को सम संख्या में लाने के लिए क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई किया। सर आपने यहाँ पर 2 क्यों नहीं लगाया? अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता तो माइनस का 4 हो जाता, मतलब ज्यादा हो जाता, इसलिए तो ये तो सम संख्या में आ गया। ये क्या हो गया भैया, सम संख्या में आ गया। अब भैया एक ऑक्सीजन के पास -2 और एक एल्यूमिनियम के पास प्लस का 6, मतलब इसके पास 4 कम है, इसके पास क्या है, 4 कम है। और ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई है जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस का 6 हो जाए? ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई है? ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे? सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, इसमें कोई सा किसी को भी चुल्लू भर सा नहीं होना चाहिए। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नहीं नहीं नहीं, चुल्लू भर पानी में कौन डूबता है सर? नाक डुबा लो, सब मर जाओगे। नहीं, ओ क्या इतने से मालस करना। भैया बताओ कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 बराबर माइनस का 6 एग्जैक्टली। तो कितना आएगा ऑप्शन यहाँ पे? 3 आएगा। तो ये Al2O3 बन गया, Al2O3 बन गया। अब वहां पर कितने एल्यूमिनियम है? अब आयन बैलेंस हो गए सर। वहां पर कितने एल्यूमिनियम है? 2 है। और वहां पर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। वहां पर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। वहां पर एल्यूमिनियम 2 है, तो मैंने अगर यहाँ पे 2 लिख लिया। वहां पर ऑक्सीजन 3 है, तो मैंने अगर एक बार तो मैं 2 लगाऊं, 2 लगाने से कितने हो गए? 4 हो गए। 2 लगाने से कितने हो गए? ये 4 हो गए। मतलब अभी भी हमें समझ हमारी अभिक्रिया संतुलित नहीं हुई है। मतलब क्यों सर, क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हाँ भैया, हमें क्या करना है, पूरे तत्वों की गिनती को सही साट करना है। 4 हो गए मतलब ज्यादा हो गए, तो मैंने लगाया 3, 3 दूने 6। अब यहाँ पे कितने हैं? 3 है। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। 6 लगाने से एल्यूमिनियम कितने हो गए? 4। तो 4 यहाँ पे एल्यूमिनियम 4 लगा लो, बस खत्म मामला। कर लो नोट जल्दी जल्दी। ये अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड। कर लो नोट जल्दी जल्दी भैया। इसके नीचे लिखना, मैं मिटाऊंगा इसको भैया, मिटाएंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु में फल होए। सपने वो देखते हैं जिनमें सपने देखने की ताकत होती है, और टारगेट वो अचीव करते हैं जिनमें लड़ने की क्षमता होती है। क्या बात है, क्या बात है। अरे तेरी चश्मा लगाओ ना सर, लगा तो लिया भैया, बार बार क्यों बोल रहे हो, लगा लिया ना, हटा। तो भैया हेडिंग बना के लिखना, सोडियम तथा पोटेशियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं हैं, अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो वायु में उपस्थित, उपस्थित को मैंने लिख दिया प्रेजेंट से, ठीक है। उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे भैया? आग पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको मैं बता रहा हूं, एक्सरसाइज तो तुम खुद करोगे जब मैं ये पढ़ा दूंगा तुमको, इसलिए मैं चैप्टर में से बीच में से पढ़ाता हूं तुमको, ताकि तुम एक्सरसाइज खुद से करो। एग्जैक्टली तुमने बोला क्वालिटी की समस्या है सर, दिखता नहीं है, तो फिर क्लियर किया है उसको कहीं ना कहीं।
डुबोकर रखते हैं। कर लो ना जल्दी जल्दी। चैप्टर छोटा है ये। कार्बन में उसको यौगिक तक मैंने आधा तक बोला था ना, आधा तक आएगा वहां पे। ठीक है, कर लो उसको तो बस। ठीक है भैया, अब अगली हेडिंग लिखो। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? भैया याद रखो, अब धातु ले लो भैया, इसमें लिखो भैया आप धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके। भैया अलग नोट्स बनाना है वहां वालों, और रामलीला वालों थोड़ा आ जाया करो। वर्षा, गुंजन और महाप्रियान से आप मुस्करा से है, आमला से है। अब आप मुस्करा से तो वेरी गुड वेरी गुड। आप नहीं नहीं, मैंने भी आरती छोड़ी है। मुझे भी क्या शौक नहीं है, ऐसा शौक होगा मुझे भी कि मैं आरती में जाऊं माता जी की। जब आपका टीचर आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है तो आप नहीं कर सकते क्या एक साल के लिए? माता जी ने बोला मेरे सपने में आके कि बच्चों को आप तो पढ़ाओ, मैं देख लूंगी, मेरी कृपा यहीं से है। हाँ, मेरी कृपा वहीं से है। चलो भैया, माता जी तो नहीं, पर इस बार महाकाल जी लाते हैं। और महाकाल जी से बोलो भैया जय महाकाल, बोलो जय महाकाल, बोलो, हाथ जोड़ो जल्दी जल्दी। और हमारे यहाँ बहुत महाकाल के भगत हैं, मैं भी बहुत बड़ा भगत हूँ। जय बाबा महाकाल, जल्दी बोलो जय महाकाल। तो इन्होंने बोल रखा है कि भैया आप तो पढ़ाओ, आप अपना घर में पूरा करो और आप पढ़ो, ऐसा बोला मेरे सपने में आके इन्होंने। तो सपने में आके बोला तो इसका मतलब यही है कुछ तो बात है भैया। हाँ, विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धात्विक ऑक्साइड बनाती है। बनता है, ठीक है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। धातु का सूत्र लिखा मैंने सोडियम, सोलिड अवस्था में तो एस लिख दिया। जल लिखा मैंने ऐसा, तो इसको मैंने एक्वस लिख दिया कि जलीय अवस्था में है इसलिए। बनेगा क्या भैया? बनेगा क्या? हमें तो H2 गैस बाहर निकालनी है इसमें से। हमें क्या करना है सर? H2 गैस बाहर निकालनी है और बनाना है धात्विक ऑक्साइड। और अभी बताया था मैंने धात्विक ऑक्साइड कैसे बनता है, वो बना भी था तुम्हारे सामने, बना भी था तुम्हारे सामने। हाँ, ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा इसको।
सोडियम और अपवाद है इसका। कॉपर ले लो इसके स्थान पर। अब बनाना है तुम्हें कॉपर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि सर तुम्हें पता है कि सर कॉपर तो आता ही आता है उसमें, और ऑक्सीजन भी आता है। इसके पास प्लस का 2 है और इस ऑक्सीजन के पास माइनस का 2 है, तो आयन तो बराबर हो गए। अब बचा एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी सर? बाहर हो जाएगी। मतलब हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी सर? बाहर हो जाएगी, बन गया हमारा धात्विक ऑक्साइड, इसे बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। अब ये कारण तो नहीं बताना चाहिए मुझे कि कॉपर को कॉपर क्यों लिखा और ऑक्सीजन को ऑक्साइड क्यों लिखा। बताया था कि माइनस का चिन्ह आता है तो उसे आइड लिखते हैं अंत में। ठीक है, बस। आपके उसमें लिखा हुआ है, बुक में देखना, सोडियम और पोटेशियम जैसे धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज और उष्माक्षेपी होती है। और जब भी उष्माक्षेपी का मतलब आया है उष्मा का उत्सर्जन हुआ है, जिसमें उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, मतलब आग पकड़ लेती है। तत्काल क्या करती है? आग को पकड़ लेती है। और जब भी कैल्शियम की क्रिया जल के साथ करेंगे बनेगा बूझा हुआ चूना। क्या बनेगा भैया? बूझा हुआ चूना। ठीक है, सब पढ़ा दिया है, छोड़ो उनको। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक की अभिक्रिया। कोशिश तो यही है ना, हो जाएगा। मतलब केमिस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी अब इसमें जो ये अभी आपका रहेगा ना 2 घंटा 45 मिनट या 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा, 2 घंटे 1 घंटा 2 घंटे का रहेगा, जितना भी रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे? केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमारा जैव प्रक्रम हुआ है, कौन कौन से चैप्टर हुए मैं बताऊँ आपको, कौन कौन सा पढ़ाया है मैंने उसमें। जैव प्रक्रम पढ़ाया है एक तो, और नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ाया है। तो दो चैप्टर बचेंगे हमारे, वो तो मुश्किल से 1 घंटे के ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो केमिस्ट्री बड़ी होती बस। ठीक है, ठीक है भैया, ओके। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और अब मानसी लिखेगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ऐसा नहीं है कि मानसी को नहीं आता है, मैं पूछता हूं इसलिए ताकि जो जिसको नहीं आता वो सीख जाए। के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रिया। होमवर्क में है। हे मास्टर, क्यों लिखवाया इतना बड़ा हम पे? हम होमवर्क करते कहाँ है? करते तो हो भैया, होमवर्क में है, करके लाइए इसको। अब सक्रियता श्रेणी है, तो याद रखना भैया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम उच्च अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम उच्च अभिक्रियाशील धातु है। कहीं पे लिख लेना इसे फुट में, उच्च अभिक्रियाशील धातु है। जबकि जिंक, आयरन और लेड जिंक से लेके जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, और ये हाइड्रोजन,
और ये मरकरी, ये निम्न अभिक्रियाशील है, निम्न अभिक्रियाशील। सर कैसे याद रखेंगे? सर ऐसे याद रखेंगे कि हमें एक चीज तो याद हो रही है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और Ag और ये Au है वो कब सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील है। तो सर हमने आपने बताया हम इनको याद रख ले और इनको याद रख ले, बाकी बची हुई धातु क्या है, निम्न अभिक्रियाशील है। बस दिमाग तो रखना था आप तुम्हें। सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, करवा दिया है। निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, भाप के साथ आयरन। अब भाप के साथ आयरन मतलब आयरन की क्रिया किससे करना है, जल से करना है, और Fe2O3 बनेगा, कर लोगे आराम से। जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम, कर लोगे आराम से। कैल्शियम करते हैं तो शुष्क बुझा हुआ चूना बनता है CaOH2, और कौन भैया, पोटेशियम के साथ क्या बनता है, क्षार बनता है उसमें, और उसमें ऊर्जा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है। अभिक्रिया धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? अभिक्रियाशील धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ डालते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? एग्जैक्टली हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। सोडियम के साथ और पोटेशियम के साथ करो एक सी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, 4th है। मान लो सोडियम की क्रिया करी मैंने HCl से, तो क्या बना, NaCl बना और H2 गैस बाहर, क्या भैया, H2 गैस बाहर, बस। और आयरन के साथ H2SO4 की अभिक्रिया, तो आयरन का सूत्र हमने लिख लिया, आयरन, ये आपको हिंदी में लिखना है। जब सोडियम की क्रिया, तो जब अभिक्रियाशील धातु की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। आपको ऐसे लिखना है। अब रिवीजन चल रहा है तो बहुत टाइम लग जाएगा भैया, इसलिए करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी। और अच्छी बात है अगर जल्दी पूरा होता है हमारा चैप्टर तो हम फिर आपको फिर भी 15 मिनट गैप तो देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब आयरन है, क्या भैया, आयरन, इसकी क्रिया किससे करेंगे, H2SO4 से। किससे करेंगे, H2SO4 से। अब बनेगा क्या भैया, आयरन सल्फेट बनता है, यानी FeSO4, बाहर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो मतलब ये इस बार +2 है, जब +2 होता है तो उसे बोलते हैं फेरस, जब +3 होता है तो उसे बोलते हैं फेरिक। अब ये फेरस सल्फेट बना है यहाँ पे, तो +2 था तो -2 को लेके आया और बताया है कि SO4 -2 क्यों है, क्यों है -2 SO4, समझा रहा हूं, नहीं बताया हो तो। ठीक है भैया। सल्फर के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, कितने होते हैं, 6। उसके पास कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन को ऐसे बना लिया। हाँ, अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6, कितना है, 2 और 6। सल्फर के पास भी 6 ही था। हाँ हाँ हाँ, इसे बिंदी लगा ली। अब ऑक्सीजन को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, जल्दी बताओ, मैं खड़ा बैठा हूं यहां। ऑक्सीजन को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, दो चाहिए। तो 2 चाहिए, तो इस ऑक्सीजन ने ले लिया इससे और इससे ले लिया, हो गए 2 पूरे, इसके पास 8 हो गए पूरे। ये 8 पूरा हो गया सर, 8 पूरा इसका। इसको तो चाहिए पूरे, पूरा कर लेगा सर। ये 8 पूरा हो गया, ये 8 पूरा हो गया, समझा दिया था पहले, वैसे तो डाउट समझा रहा हूँ। 8 पूरा हो गया। और भैया अब इसके पास तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। पहले इसके पास 2 माइनस का चार्ज था, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो कितना चार्ज बचा, 1 माइनस का चार्ज बचा है। इसके पास पहले 2 माइनस का चार्ज था, 1 मिल गया उसको, तो माइनस का 1 बचा है।
और -1 होता है माइनस का 2, इसीलिए SO4 पर 2 माइनस है, इसीलिए क्या है SO4 पर 2 माइनस है। तो FeSO4 बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से जिंक सल्फेट बनता है, आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से आयरन सल्फेट बनता है, ये बनता था ना आयरन सल्फेट। और भैया क्या बाहर निकलेगा, Fe सॉरी ZnSO4 बनेगा और Fe बाहर निकल जाएगी। आपको आता है विस्थापन अभिक्रिया, उसका उल्टा है यहाँ पे, है ना, वहां पे CH4 था। रंगहीन बनता है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब है अगला क्वेश्चन है हमारा, पेज नंबर निकालो। अब है भैया, अब थोड़ा सीखते हैं, कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं। और याद रखिएगा प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। हम मान लो हम भैया क्या है, खाना नहीं खा रहे तो हम तो यही चाहेंगे हम खाना खाएं, हम क्या चाहेंगे, हम खाना खाएं। अब वो कैसे भी खाएं भैया मुझे क्या पता, खाना तो खाना चाहेंगे हम, एग्जैक्टली। अब मान लो मार्कर में इंक नहीं है तो मैंने क्या करा भैया, इसमें इंक डाली। जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ हो रहा है तो देखो, कुछ नहीं हो रहा है तो भी देखो, पर अपना काम करते रहो। 95 बनानी है तो 95 बनाओ, लड़ाई झगड़े करके कौन से 95 बन जाएगी बे, हैं? अब भैया सोडियम है, मान लो हम हमें अष्टक नियम आता है 2 8 8 18 18 32 32, मतलब 2 आए तो वो पूरा है, 8 आए तो भी पूरा है, 8 आए तो भी पूरा है, 18 आए तो 18 पूरा है। मान लो यहाँ पर 7 आएगा तो हम चाहेंगे कि हम इसको पूरा करें, मान लो यहाँ पर 7 आएगा तो हम चाहेंगे कि इसको पूरा करें, और मान लो इस 8 के स्थान पर 9 आ गया तो हम एक करके इसको पूरा करें, कम करके पूरा करेंगे। अब मान लो यहाँ पर 17 आ गया तो मैं एक लेके पूरा करूंगा, पर मुझे यहाँ पर 18 पूरा करना है करना है करना है। अगर मान लो यहाँ पे 19 आ गया तो मैं 18 पूरा करूंगा, कैसे ही करूंगा, पर एक दे के करूंगा पूरा। मान लो यहाँ 31 आ गया तो मैं एक लेके पूरा करूंगा, पर पूरा करूंगा। 33 आ गया तो एक दे के पूरा करूंगा, पर मैं क्या करूंगा, चीजों को बराबर करके चलूंगा, क्या करूंगा, मैं चीजों को बराबर करके चलूंगा, एग्जैक्टली। अब अब देखो, मान लो सोडियम के पास कितने हैं, Na 11, कितना है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। हर चीज को बिल्कुल बारीकी समझते चलो, इसमें कोई शक नहीं है। जब चीजें समझ में आएगी ना तो आप पेपर में अपने आप ही लिखेंगे, कोई भगवान नहीं देता तुम्हें दिमाग, भगवान देता दिमाग तो महाकाल की कृपा है, बस इतना अच्छा कि दिमाग दे दिया, वरना किसी कूट में बैठ के किसी आवारा लोगों के साथ फिर रहा होता मैं तो, और बिल्कुल एकदम बीड़ी गुटखा दारू सब पी रहा होता। पर क्या मालूम महाकाल की कृपा ऐसी रही है अभी तक जीवन में कि इन चीजों में कभी गए नहीं हैं, और एक दोस्त भी अच्छा मिला था तो संगत अच्छी रही है, तो संगत अच्छी रखिए, जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी। संगत अच्छी रखिए, जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बज रहा है, 10 ही बज रहे हैं, और आप रोने जैसा मुंह मत करिएगा। जब आप रोने जैसा मुंह करते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे पता है आपने पूरी खाई है, पर रात का खाना दूसरों को मत दिखाना। जाओ पानी पी के आओ, रुका हूं मैं अब तक, पानी पियो जल्दी, नहीं बढ़ूंगा मैं यहाँ से आगे, जल्दी जल्दी करो, पानी पी के आओ। तो मैं भी पानी पी के आता हूँ थोड़ा सा, इसलिए कह रहा था। तो पानी पी के आइए। यू हैव ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट्स बाद हम फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। पर 5 मिनट बाद जरूर आ जाना यहाँ पे, 4 मिनट बाद जरूर आ जाना यहाँ पर। 5 या 4 मिनट बाद मैं आऊंगा यहाँ पे, मैं रहूंगा यहाँ पे। तो ब्रेक दिया है लाइव क्लास से 5 मिनट का आपको। चलिए भैया, चलिए आ गए होंगे, सारे स्टूडेंट आ गए होंगे। बोला था 4 मिनट में आ जाना, 4 मिनट में मैं भी आया और 4 मिनट में आप भी आए। तो मकसद यही था कि आपको थोड़ा बहुत ग्रेप दे के फिर इसे पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए आगे। तो स्टूडेंट के पास कितने हैं? 11 है। अब ठंडा दिमाग हो गया होगा, पानी पीने के बाद थोड़ी नींद भाग गई होगी। तो पहली कक्षा में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अभी हमारे 11 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे पास? 9 इलेक्ट्रॉन अभी भी है। कितना है? 9 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी भी है। दूसरी में कितने हैं? 8 है। अब भैया 9 में से 8 गया तो कितना बचा? 1 बचा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी भी है। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में डाल दिया। मैंने बोला था अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो देख के पूरा करेंगे, पर हमें 8 पूरा करना है कि या तो यहां तक अटक जाए गाड़ी, तो या तो फिर ये 8 पूरा हो, या तो ये इतना ही पूरा रहे हमारे पास, या फिर ये 8 पूरा हो जाए। तो हम क्या करें? चीजों को बराबर लेके चलेंगे, बराबर करके चलेंगे। तो हमने बोला भैया 7 तो हमें कोई ना दे रहा,
तो हमने बोला ये एक दे दो भैया, ये एक दे दिया। ये एक देने से क्या हुआ, ये 2 8 ही रहा। क्या रहा, एक देने से क्या रहा, 2 8 ही रहा, प्लस का एक। क्लोरीन को देखा, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, 2 है। दूसरी में कितना है तुम्हारे पास, 8 है। और भैया अब 17 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तीसरी में कितने आएंगे, 8 आना चाहिए, पर हमारे पास 7 ही अवेलेबल है। 7 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिए, 7 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिए। अब मुझे पता था कि मुझे अगर पूरा करना है 8, कि या तो यह इतना रहे या फिर ये पूरा हो। तो हमें ये पता है कि अब हमें कोई भी 1 रुपया उधार दे सकता है, हम इतने गरीब नहीं हैं, हमें कोई भी 1 रुपया उधार दे सकता है। हमारे दोस्त बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कभी भी ये नहीं बोला कि तुम अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों को जोड़ो, ये क्लास में जाके ये मतलब ये करो वो करो। क्यों, कि मुझे पता है कि कौन जो पढ़ना होगा ना वो कहीं से पढ़ लेगा, इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें पढ़ने की ललक होती है। तो एक पढ़ने के लिए नहीं, एक लेने, 8 पूरा करने के लिए एक चाहिए। ये अगर कभी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और ये 8 पूरा हो जाता है, तो भैया अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें दर्शा दिया, टिप्पी दर्शा लो भैया, टिप्पी से दर्शा दिया। और क्लोरीन के पास कितना है सर, प्लस लगा हुआ है ना, प्लस लगा। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी सभी सभी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एग्जैक्टली 7 है। कितने हैं, 7 है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने 7 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख लिया, 2 4 6 और एक ये 7। हमें तो 8 पूरा करना है, तो हमने क्या करा, सोडियम के पास एक ज्यादा था तो हमने एक ले लिया और एक टिप्पी बन गई, मतलब पूरा हो गया। इसके पास भी कितना है, अब इसने दे दिया है, 2 8 था, 2 8 लिख लिया। इसके पास कितना है सर, 2 8 8। जब अष्टक पूरा हो जाता है तो कुछ भी छेड़खानी नहीं करते हैं, तत्वों को ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, बन जाता है NaCl। क्या बन जाता है, NaCl। तो मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जो कमेंट करते हैं किसी पर भी, लड़की पर भी, घर पर बाहर निकलने पर। आई डोंट लाइक टू बी हिम। तुम्हारे घर में क्या बहन बेटी नहीं है भैया, देखा है मैंने ऐसा बहुत बार, कल ही देखा था। कहानी कभी सामने आ जाती है, मुझे बहुत दुख होता है इस बात से। तो भैया जब अष्टक पूरा हो गया है तो कुछ भी छेड़खानी मत करो, ऐसा का ऐसा ही लिख दो। तो अष्टक पूरा हो गया, एक देना था और एक लेना था, बराबर है मामला, कि तुम तो देने वाले तुम तो लेने वाले बराबर, तुम भी भिखारी हम भी भिखारी, हम भी भिखारी तुम भी भिखारी। तो भिखारी भिखारी जुड़ गए और NaCl बन गया। कहाँ है सर, सोडियम तो भय दानवीर है, सही बात है, सोडियम दानवीर है। तो इसलिए होता है भैया, इसलिए ऐसा होता है। अब आपका होमवर्क कौन सा है भैया, पोटेशियम का आप करेंगे, कैल्शियम का आप करेंगे, पोटेशियम और नाइट्रोजन, नहीं नहीं, पोटेशियम और ऑक्सीजन का, कैल्शियम और क्लोरीन का, मैग्नीशियम और क्लोरीन का। ये आपका होमवर्क है। आप ऐसी बिंदी बना के लाएंगे, बिंदी बना के भेजेंगे और अभी भेजेंगे, सोना नहीं है किसी को भी, कोई नहीं सोएगा। होमवर्क राम शाम को ही आज ही आना चाहिए, आप ही आना चाहिए, मतलब क्लासेस के बाद। अब भैया वही तो होमवर्क आया है कि सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाओ।
क्या कर रहे हो? हम बहुत चकचकाट रखते हैं, हमारे जैसे थोड़ी डेस्कटॉप से फेंकते हैं, बेचारा टीचर ही मर जाए, बेचारा पड़ जाए माथे में तो। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर है आपका 54। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मेरे पास कोई सीरीज नहीं है, मैं इसी भाव से नहीं पढ़ाता हूं कि आपको रटवाना है, मैं उस भाव से पढ़ाता हूं कि मेरे सारे भाई बहन हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जाए यहाँ पर। तो सोडियम, पोटेशियम, सॉरी सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। जो बीच बीच में कहानी बोलता ताकि आप बोर ना हो भैया। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? हमने देखा 11 था, तो 2 और ये 8 और ये 1। जो अंत में हम जिन्हें लेते हैं और देते हैं, जब बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। 2 और ये 6, 12 है, 2 ये और ये 8 और ये 2। तो जो बाह्यतम कोश में आया मतलब लास्ट में आने वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट में आने वाले नंबर क्या कहलाते हैं सर? उसके बाह्यतम कोश में कहलाते हैं, वही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो हमने देखा भैया सोडियम के पास कितना है, एक बिंदु संरचना होगी। ऑक्सीजन के पास कितना होगा सर? आप चाहो तो ऐसे बना लो, आपकी बुक में दिया हो तो ऐसा, पर मैं बोल रहा हूँ टिपकी बनाओ ना, क्या दिक्कत है उसमें? 2 और ये 4 और ये 6 ऐसे बना लिया सर। मैग्नीशियम के पास कितना है सर? 2 है, तो एक ऐसे बना लिया और एक ऐसे बना लिया सर, बस यही तो था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के दौरान, उसमें ही क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, नंबर 1 था ये इसका, नंबर 2 था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दौरान Na2O और MgO का निर्माण समझाइए। ठीक है भैया, हमें पता है सोडियम के पास कितने हैं, अब उसमें आपको बनाना ही है, कोई आपसे लिखने का नहीं बोला उसमें। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 प्लीज, हद कर रखी। मेरा कैमरा अच्छा है जो मेरे पास फोकस कर लेता है, अब भी बेचारा। ये बाहर लाइट नहीं, हाँ लाइट तो नहीं है, बैटरी लान दो यार। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट भैया, थोड़ा रुक जाओ। बहुत परेशान करते हैं यार, हद से ज्यादा परेशान कर दिया। ठीक है भैया, चलो भैया। तो भैया सोडियम है, उसके पास कितनी बिंदियां है? वहां पे एक बिंदी है, और हमसे बोला है कि आप क्या करो भैया, सोडियम ऑक्साइड Na2O
है ना। Na2O और MgO का निर्माण सदस्राव। पहले Na2O को समझाते हैं फिर ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास कितनी बिंदियां हैं? 2, तो 4 और 2 6। सर इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट करो। ऑक्सीजन को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट करो। ऑक्सीजन को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? क्यों नहीं करो भैया कमेंट? तुम करना पड़ेगा मैं कमेंट दो। ऑक्सीजन को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? टाइम क्या हुआ है? दो चाहिए, एग्जैक्टली 2 चाहिए। अभी हमारे पास कितने हैं? सोडियम भी एक है और बिंदु भी एक ही है, मतलब देने वाला भी एक है, पर उसको लेने वाला उसको 2 चाहिए भैया। तब क्या करोगे बताओ? अब क्या करोगे? इसको 2 चाहिए और इसके पास तो एक ही है, क्या करोगे? जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे के सारे। जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे के सारे। एग्जैक्टली 2 लेंगे भैया, 2। एक और ले लिया और मैं लगाइए, ये यहां चला गया तो ये एक बिंदी बन गई, यहां चला गया तो ये एक बिंदी बन गई, बन गया न्यूट्रल। बन गया न्यूट्रल। तो कितने सोडियम चाहिए थे हमें? 2 सोडियम चाहिए थे, तो मैंने Na2 लिख दिया और ये O लिख दिया, बन गया Na2O। क्योंकि एक सोडियम के इसके पास कितना आयन था? माइनस का 2 था और इसके पास प्लस का 1 था। प्लस का 1 मल्टीप्लाई 2 में करने पर क्या हो गया? प्लस का 2 हो गया, इसलिए 2 सोडियम लिए हैं। फिर यह उसने पूछा है Mg का प्लस ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम का बताया तो है, कितनी बिंदु है उसके पास? कितना बिंदु है उसके पास? जल्दी कमेंट करो तो जल्दी जल्दी। मुझे पता है तुम कमेंट में एक्टिव हो या नहीं हो, कि सो गए हो। भैया बोर हो गए क्लास मत देखिए, फिर एक बार कह रहा हूं, अभी हमें बहुत कुछ करना है यार, अभी लेसन बहुत बचा हुआ है। इसके बाद हमारे 2 अध्याय बचेंगे। अगर मुझे लगा कि हाँ आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो क्लास को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, मतलब सुबह रख लेंगे, फिर ऐसा होगा तो जैसा भी हो आप कमेंट कर देना। 2 बिंदु है। और मुझे आज बात याद आई, मुस्करा से प्रियांशी है, उसकी बहन है पूजा। व्हाट अ सिंसियर स्टूडेंट, व्हाट वाज अ सिंसियर स्टूडेंट, मतलब एक सिंसियर स्टूडेंट थी। उन्होंने भी क्लास ली है पीसीआई से ऑनलाइन में, आप दी थी मतलब। हाँ, तो जब मैं हमने क्या करा था शुरू में स्टार्टिंग में, जब यूट्यूब पे हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन का मामला, तब हमने कोई मतलब हमने बोला था कि 300 रुपये तो हम ऑनलाइन रखेंगे और 600 रुपये ऑफलाइन रखेंगे। मुझसे ये पूछा गया, बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे थे, ऑफलाइन वाले देख रहे थे, ऑनलाइन वाले देख रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ऑनलाइन के फीस के कितने रुपये हो गए आपके? मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात देख के कि हाँ यार, मतलब आपने ये बोला ही नहीं है पैसे पैसे का आपने बोल रखा, फिर आप पैसे नहीं ले रहे हो। पर मैंने बोला फिर काय के पैसे लोगे भैया? अगर मान लो यूट्यूब पे वो लेक्चर जब भी पड़ा रहता, वो तो हजार कम से कम 100 स्टूडेंट से ऊपर देख रहे थे, देख रहे थे उस टाइम पे, तो क्या 100 से पैसे लेंगे तो भैया ऐसा क्या होगा? यूट्यूब पे पढ़ा है, फ्री पढ़ लो। पर उस स्टूडेंट की आप होनेस्टिटी को देख लिए, देखिए वो मेरे से फिर भी पूछ रही है। मैं बहुत खुश हुआ था उस टाइम पे, और एक सिंसियर स्टूडेंट है, सम्मान की भावना हमेशा झलकती है। तो मैं इस बात को हमेशा एक अचंभित में सोचता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मामला है ये। और यहाँ पर जब तारीफ उसी की जाती है तारीफ लायक हो, उसकी तारीफ नहीं करते हैं, क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये बात अटल हो गई है यहाँ पर। हाँ, ये बात अटल हो गई है यहाँ पे अब, मतलब आप सालों साल बाद देखेंगे तो भी आपका नाम यहाँ पे रहेगा। कितनी अच्छी बात है। अब भैया मैग्नीशियम के पास 2 है, इसके पास 6 है। अब भैया हमें तो पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है। अब डाली बताओ, 6 को 2 पूरा करने के लिए क्या करेंगे? 6 को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 6 को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट करो। डाली मुस्कान,
दो चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहां से और ये बन जाएगा क्या भैया, दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये MgO मतलब एक ही मैग्नीशियम उसको दो दे रहा है। जब अष्टक पूरा हो रहा है और अष्टक जब पूरा हो जाता है तो कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया क्या, MgO। इन यौगिकों में किन कौन से यौगिकों में Na2O और Mg2O में कौन से आयन उपस्थित है, धनायन और ऋणायन उपस्थित है और क्या उपस्थित है उसमें। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है कि इनमें मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है। पीछे मत रहो, पीछे रह दुनिया आगे निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 4 ये 3 है सर, 2 है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनमें मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। लिख लो भैया इसको, पेपर में आ सकता नहीं है, क्या पता मुझे आया नहीं आएगा। ठीक है भैया, अगली हेडिंग लिखो, खनिज। अगली हेडिंग क्या है, खनिज। अब पेज नंबर में कुछ नहीं है। डायरेक्ट हेडिंग है, पृथ्वी की भू परपटी, कैसे लिखते भू परपटी, पृथ्वी की भूपर्पटी है, ये सही है। भूपर्पटी में भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, खनिज कहते हैं। एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा। मान लो हमारे पृथ्वी में क्या मिलता है, सोडियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। तो सोडियम एल्यूमिनियम क्या है भैया, खनिज ही तो है। क्या है भैया, वो खनिज ही तो है। अब अगली हेडिंग है भैया अयस्क। कुछ स्थानों पर और कोई विशेष धातु, क्या भैया, कोई विशेष धातु काफी अधिक मात्रा में मिलती है, काफी मात्रा में होती है। मान लो हमने देखा कि लोहा का भंडार मिला, हीरा की खदान में हीरा मिला, तो वो क्या है भैया, अयस्क है। क्या है, काफी मात्रा में मिलती है। तो उसे अयस्क कहते हैं। सॉरी, काफी मात्रा में होती है, जिन्हें निकालना लाभकारी होता है। भैया सही बात तो है, अगर लोहा मिलेगा तो हमारे काम आएगा, हीरा मिलेगा तो हमारे काम आएगा, तो इन्हें निकालना क्या है भैया, लाभकारी है। लाभकारी होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। गेंग
दो ही चैप्टर बचेंगे इसके बाद हमारा जैव प्रक्रम और नियंत्रण एवं समन्वय। दोनों ही चैप्टर को मैं अच्छे से करवाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल भी, और हर बात को समझाया है। पृथ्वी में अब भैया मान लो हीरा मिला तो शुद्ध अवस्था में हीरा शुद्ध अवस्था में पाया है क्या, पृथ्वी में थोड़ा बहुत शुद्ध होता है, पर लोहा क्या होता है, अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है हमें, होता नहीं होता। तो पृथ्वी में खनिज अयस्कों में अयस्कों में खनिज भी मिला है और अयस्क मिला, दोनों साथ साथ बोल दिया। खनिज अयस्कों में काफी मात्रा में अशुद्धि होती है, में रेत होते हैं, मिट्टी होते हैं, मिट्टी कण आदि होते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, गैंग कहते हैं, गैंग कहते हैं। कर लो जल्दी जल्दी नोट। और जिन धातुओं को पीट पीट कर चादर बना सकते हैं उन्हें आघात वर्धिता कहते हैं। और जिन धातुओं को तार के रूप में लंबा खींचा जा सकता है वो तन्य कहलाती है, और धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है। ठीक है, तो जिन धातुओं को पीट पीट कर लंबी चादर बना सकते हैं उन्हें बोलते हैं आघात वर्धिता, आघात वर्धी कहते हैं, और धातुओं का यह गुण आघात वर्धिता कहलाता है। और तन्यता में क्या है, जिन धातुओं को खींचकर लंबे तार बना सकते हैं उन्हें तन्य कहते हैं, और यह धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है। लिख लेना भैया ऐसा। हाँ, इसका मतलब तो यही हो रहा है कि हम हर 1.5 घंटे में अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, पर ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है बस इसलिए। ठीक है, मिला है इसको, जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। तो गर्दन में टूट जाए, नहीं टूटेगी भैया, पर दर्द बहुत तेज कर रही है आज। ठीक है, बढ़ाओ भैया। भूख तो नहीं लग रही भैया किसी को भी, तो पूरी खा के आए होंगे ना, आपने खाई है, मैंने थोड़ी खाई है। भी सर 10:30 बज रहे हैं और आप हमें पूरी खिला रहे हो, 10:31 हो रहे सर। हाँ, और आप हमें पूरी खिलवा रहे हो, गलत बात है सर, ये तो पहली बात तो। ठीक है भैया, गलत बात है, कोई बात नहीं है, पूरी नहीं खाना आपको। पर आपको हेडिंग लिखना है भैया, क्या आपको हेडिंग लिखनी है क्या अब, भर्जन। क्या लिखना भैया आपको, हेडिंग भर्जन लिखना है। और उसमें लिखो भैया सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं। तो पहली बात तो बताओ कौन कौन एक्टिव है, क्योंकि मैं थोड़ा सीरियसली होगा हूँ पढ़ाने के लिए। जल्दी कमेंट करो कौन कौन एक्टिव है, जल्दी कमेंट करो। मैडम बच्चे बिल्कुल परेशान कर रहे हैं आज, मेरा पैर बहुत तेज दर्द हो रहा है मैडम।
जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कौन कौन एक्टिव है, सारे कमेंट करेंगे। भर्जन कहते हैं, तो क्या कहते हैं भैया, भर्जन कहते हैं। ये क्यों लिखवा रहे हो, समझाने के लिए, क्योंकि पीछे टॉपिक जो था ना वो इसे समझ आएगा। निस्तापन, अगली हेडिंग क्या भैया, निस्तापन है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। हो जाता है, निस्तापन कहलाता है। तो हमारे पास दो चीजें आई है, समझा रहा हूं। पृथ्वी में खनिज दो रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड अयस्क के रूप में और कार्बोनेट अयस्क के रूप में। अब भैया अगर आपने बोला सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में आ जाता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे थे, उस रूप में लाते हैं। फिर इसे क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो भैया सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, अपन भर्जन कहते हैं। और कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसे निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसे निस्तापन कहते हैं। अब पेज नंबर निकालो, आपकी बुक में है, आपकी बुक में है पेज नंबर 56। अब भैया हमने दो चीजें बताई थी, मैंने एग्जैक्टली लिखवाई भी थी। उच्च अभिक्रियाशील धातु सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। निम्न अभिक्रियाशील धातु है आयरन, कॉपर है, और ये वगैरह जो बीच की थी। फिर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु थी कौन कौन सी भैया, एजी और एयू, एजी और एयू। ठीक है, अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ना बहुत टाइम हो जाएगा मुझे। ठीक है, अयस्क क्या होते हैं, पृथ्वी में जो चीजें पाई जाती है उसे अयस्क बोलते हैं। मान लो इसका टुकड़ा ले लिया तुमने, सांद्रण ले लिया, किसका, अयस्क का सांद्रण ले लिया है। क्या ले लिया भैया तुमने, सांद्रण ले लिया। अब वो सांद्रण कैसा है हमें नहीं पता, और वो तीन प्रकार का हो सकता है। नंबर एक है उच्च अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील। समझ लो, अगर नोट नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, पर मेरे हिसाब से नोट से तो बना रहे हो तो उसमें लिखना ही आवश्यकता है। निम्न अभिक्रियाशील, और ये भैया सॉरी उच्च मध्य अभिक्रियाशील है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील। भूख लग रही है ना, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खाना खा ले बस जल्दी से। कोई बात नहीं है, पर ये चैप्टर तक कंप्लीट हो जाऊंगा भैया। निम्न अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील। अब हमने देखा, हमने सोचा, हमने क्या करा, उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है उनमें कुछ नहीं करते, उनका विद्युत अपघटन करते हैं। विद्युत अपघटन मतलब उनको जल में घोलते हैं और उनके आयनों को तोड़ लेते हैं।
विद्युत अपघटन का मतलब यह होता है कि जल में ले लिया है और जल में अगर हमने विद्युत का प्रवाह कर दिया है। जैसे हमने पढ़ा था कि अम्ल जल में जलीय विलयन में H प्लस आयन प्रदान करते हैं, H प्लस आयन प्रदान करते। तुमने ही पढ़ा था कि आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। उसका कारण यही था कि आश्रित जल में H प्लस आयन उत्पन्न नहीं होते या फिर आश्रित जल में अम्ल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अम्ल नहीं होता है, इसलिए वो इसलिए करता है विद्युत का चालन नहीं करता। जबकि वर्षा का जल में क्या होता है सर, SO2 और NO2 गैस घुली रहती है जो कि अम्लीय है। तो अम्लीय वर्षा मतलब अम्ल मौजूद होते हैं और अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में H प्लस आयन प्रदान करते हैं। पर कब? जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब। एग्जैक्टली तो जल में H प्लस आयन प्रदान करते हैं इसलिए वो विद्युत का चालन करते हैं। बस एग्जैक्टली इतना संसद था उसको। तो हमने क्या करा, विद्युत अपघटन करा किसका, उच्च विद्युत अपघटन। और क्या बनाया सर, शुद्ध धातु प्राप्त कर ली, डायरेक्ट प्राप्त कर ली, कोई दिक्कत नहीं आई बिल्कुल भी। अब मध्यम अभिक्रियाशील में भैया दो चीजें प्राप्त हुई हमें, कौन कौन सी सर, कार्बोनेट अयस्क हुआ, मार्कर्स लाने पड़ेंगे नहीं वापस, सल्फाइड अयस्क हुआ। और तुम्हें पता है सल्फाइड अयस्क में क्या होता है, भर्जन होता है। और इसमें क्या होता है सर, निस्तापन होता है, अभी तो पढ़ाया था। कार्बोनेट अयस्क में क्या होगा सर, निस्तापन होता है, इसमें होता है भर्जन होता है। इससे क्या होता है सर, वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। देखा जाना, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो उसे निस्तापन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो उसे भर्जन कहते हैं। दोनों ही ऑक्साइड में परिवर्तित होंगे। धातु ऑक्साइड आ गए, धातु ऑक्साइड आ गए। और भैया धातु में अपचयन कर लो, वो कि भैया NaO बनेगा। मान लो अगर तुमने सोडियम लिया है, तुमने सोडियम अयस्क लिया है, उसका सांद्रण लिया है, अब वो मध्यम अभिक्रियाशील तो नहीं है, खैर हमें पता है वो उच्च अभिक्रियाशील है। तो हमने क्या करा, कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमने ले लिया भैया कॉपर और हमें प्राप्त हुआ कॉपर, और हमने क्या करा, उसका धातु ऑक्साइड है उसका अपचयन किया। और अपचयन का मतलब यही है कि ऑक्सीजन की कमी, तो ऑक्सीजन तो कम हो जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, गैस बाहर निकल जाएगी। कितने हैं, दो है, दो बाहर निकल गए और शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो गया कॉपर। तो इसका मतलब ये है हमने अपचयन कराया। क्या कराया भैया, अपचयन कराया। तो भैया धातु का शोधन हो गया, धातु शुद्ध हो गई। क्या हो गई, धातु शुद्ध हो गई। अब निम्न अभिक्रियाशील में क्या हुआ सर, सल्फाइड अयस्क। बस सल्फाइड अयस्क क्या होता है, अगर ऑफलाइन में होते ना तो कान मुझे दो चार लगाता और इतना मारता कि 32 ही बाहर आ जाते तुम्हारी एक ही बार में। अभी तो पढ़ा है सल्फाइड अयस्क तुम्हें, क्या क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, भूख लगी तुम्हारे पेट में और तुम बच्चों पे चिड़ उतार रहे हो। नहीं नहीं मैडम, बच्चों पे नहीं उतार रहा हूँ, मैं समझा रहा था मैं तो। हाँ बच्चे, ये स्टूडेंट इतने शानदार है मैम, मतलब आप इनसे ये बात बताओ, इनसे मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप क्लास बीच में मत छोड़ा करो, बोला तो था कल, नो डोंट स्पीक स्कीप क्लास। सल्फाइड अयस्क क्या होगा सर, इसमें भर्जन होता है। क्या होता है सर, भर्जन होता है। और भैया क्या होता है, इससे भर्जन होता है तो क्या होता है, धातु प्राप्त होती है। और जब निम्न अभिक्रियाशील धातु प्राप्त होती है वो फिर भी शुद्ध नहीं करते, परिष्करण करते हैं उसका। परिष्करण मतलब उसको और भी शुद्ध करते हैं, उसको सजाते हैं, संवारते हैं। और कान का झुमका, नाक का नथ, मंगलसूत्र का पेंडल और ये बिंदी ने वो बिंदी बनाते हैं। ठीक है, आओ ठीक है। हाँ, खनिज अयस्क गैंग पेज नंबर निकाल लो भैया 59। खनिज अयस्क में खनिज अयस्क की परिभाषा दीजिए। खनिज अयस्क करा दिया है तो धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कॉपर, सॉरी सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड लिख लो वहां पे। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग करते हैं, बताया तो है भी। धातु को उसके ऑक्साइड से प्रक्रम करने के लिए विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के रूप में करते हैं।
अपचयन प्रक्रम का उपयोग करते हैं। लिख लो भैया उसमें, अपचयन प्रक्रम का उपयोग करते हैं। एग्जैक्टली सही बात है। धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया था, अपचयन किया था, तो धातु का शोधन हुआ था, धातु शुद्ध अवस्था प्राप्त हुई थी, तो भैया अपचयन प्रक्रम होता है। मान लो सोडियम है, बिल्कुल एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने, पर इस बार अत्यधिक अभिक्रियाशील का लिया है, किसी का भी ले लो, आपकी इच्छा है वो, तो अपचयन प्रक्रम का उपयोग करते हैं। अब संचारण, संचारण देखो, संचारण से सुरक्षा। अब संचारण तो आपको पता है कि नम वायुमंडल की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षरण होता है, संचारण कहते हैं। इसके संचारण से बचाने के दो तरीके बताओ भैया। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यश जलेपन द्वारा। यश जलेपन क्या होता है, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी कर लो भैया। अभी जहाँ टाइम कहाँ हुआ है, 9:43 तो हुआ है, 9:43 थोड़ी हुए, 10:43 हुए मास्टर। देखना भूल गया है ना। मेरे को नींद आ रही है बहुत ज्यादा तेज, और मैं फिर भी क्लास लूंगा। देखता हूँ तुम्हारे, इस क्लास के बाद में देखता हूँ, जैसे क्लास खत्म होती है देखता हूँ तुम्हारे क्या हाल है, फिर तो कौन कौन तैयार है कल के टेस्ट के लिए भी देखता हूँ। रुको जरा, सब्र करो, बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का। हाँ, चलो भैया, यश जलेपन क्या होता है। लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, बिल्कुल, जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाना, जिंक या जस्ते की पतली परत चढ़ाना, यश जलेपन कहलाता है। मिश्रातु क्या होती है, दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मिश्रातु कहते हैं। सर ये विधि सबसे अच्छी उपयुक्त क्यों है, जब दस्ते की परत नष्ट हो जाती है तब भी लोहा संक्षारण से बचा रहता है, बस इसलिए सबसे अच्छी विधि है, बचा रहता है? हाँ, हाँ सर, हाँ। अमलगम क्या होता है, जब एक धातु तथा एक धातु ठोस तथा दूसरी धातु पारा होती है, द्रव होती है, तो उसे अमलगम कहते हैं। अमलगम कहते हैं।
जिंक मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों के निम्न अभिक्रिया, जिंक ऑक्साइड, जिंक मैग्नीशियम कॉपर, क्या करना है इनमें, क्या अभिक्रिया करते हैं नहीं करते हैं, जिंक धातु है, नहीं, हाँ नहीं, क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, नहीं आएगा बराबर, छोड़ो उसको, अरे कुछ नहीं है, जिंक, जिंक मैग्नीशियम, जिंक ऑक्साइड को नहीं कर पाएगा विस्थापित, मैग्नीशियम के साथ विस्थापित कर देगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, पर कॉपर को कर देगा, जिंक से पहले कौन आता है, कॉपर आता है, इसलिए छोड़ो उसको, नहीं आएगा बराबर। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है, तो एजी और एयू लिख लो तुम, क्या एजी और एयू, सिल्वर और गोल्ड, मिश्रातु क्या होती है बता दिया है। अब निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, हाँ भैया ठीक है, अभी टाइम है, 12 बजे तक क्लास लेंगे, हाँ 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे तक क्लास चलेगी आज। देखो वो तो ऐसे बन रहे हैं इनके, बोल देना मेरे से, अगर नहीं बन रही है तो बोल देना मेरे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, NaCl का विलयन कॉपर धातु, MgCl AgNO3 का विलयन करा, जल्दी जल्दी कर लो। लोहे के प्राइम पेन को जंग बजाने से कौन सी विधि करते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर भी बताया है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यौगिक जल में विलय है, तत्व हो सकता है कैल्शियम, बिल्कुल एकदम सही बात है, बिना देखे बता रहा हूँ। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, टिन, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि आवर्त सारणी में जिंक पहले आता है टिन से, इसलिए आपको ये मत करो भले। उपधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, हाँ यार ये भूल गया मैं, देखो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से दोनों से अभिक्रिया करते हैं उपधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उपधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को स्थापित कर देती है जबकि दो नहीं करती है। तो मैंने बताया था ना, आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जो भी आप एग्जांपल कर रहे हैं ना उसमें वही आएगा, दो तो उनमें से देख लो आप। और कॉपर और सिल्वर को नहीं कर पाती है, बस कॉपर और सिल्वर को नहीं कर पाएगी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। जंग बचाने के दो तरीके बताए हैं, आपको बताए हैं, पेंट लगाकर या जलेपन द्वारा। कारण बताओ तो प्लेटिनियम का उपयोग क्यों करते हैं। धातु धातु में अंतर आपको आता है, कर लोगे आप, ठीक, खत्म होगा लेसन, नहीं है कुछ भी खास जानना इसमें, सब कुछ पढ़ा दिया, पेपर में आने लायक ही पढ़ाया है, ठीक है। तो अभी आपके पास 9 मिनट से हैं, 11 बजे फिर आपकी क्लासेस होगी। हेलो रॉक स्टार, जल्दी बताइएगा ग्रुप में जाके क्लास इसके आगे बढ़ाना चाहते हो नहीं बढ़ाना चाहते हो। तो अभी 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 ये लेसन कंप्लीट होता है, नाम था धातु एवं अधातु। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, जल्दी ग्रुप में सारे स्टूडेंट बताएंगे, ठीक है, सारे स्टूडेंट बताएंगे, क्लास लेना नहीं है कि ऊँग रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।